नमस्कार। आज सरल भारत इस पोर्टल के द्वारा आप सब लोगों के बीच में भारत की नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर हम सब लोग बात करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सरल भारत न्यूज़ पोर्टल जिस प्रकार से शिक्षा के विकास के लिए और नई शिक्षा नीति के बारे में एक व्यापक जन जागरण करने के लिए जिस प्रकार से एक लगातार प्रयास कर रहा है, तो मैं सरल भारत इस न्यूज़ पोर्टल का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इसी प्रकार से वो समाज हित में कार्य लगातार करते रहे, इसलिए सभी पदाधिकारियों का, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। नई शिक्षा नीति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत बार लोग अभी भी नई शिक्षा नीति उसको बोलते हैं, लेकिन अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है। और इसलिए इस राष्ट्र की शिक्षा नीति यह कैसी होनी चाहिए, और इसलिए भारत जैसे एक गौरवशाली, जिसका इतिहास है, जहां गौरवशाली परंपरा भारत में रही है, ऐसे भारत की शिक्षा नीति, क्या अंग्रेजों ने जो शिक्षा नीति चलाई उसके आधार पर ही भारत चलेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जिस प्रकार से एक बुद्धिजीवियों का भांडार पूरा भारत है, ऐसे बुद्धिजीवी भारत को, जहां नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत में थे, जहां विश्व से लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे, ऐसे स्थान पर, ऐसी भूमि पर वहां की शिक्षा नीति, यह अंग्रेज जाने के बाद में लगातार उसमें परिवर्तन आते रहा, लेकिन भारत आधारित, भारत केंद्रित और भारतीय लोगों के द्वारा भारत को ध्यान में रखकर जिस प्रकार से अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, यह निश्चित रूप से समझने की बात है कि यह शिक्षा नीति आखिर विशेष रूप से अलग कैसी है। और इसलिए इस शिक्षा नीति को यदि समझना है तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने घर को तोड़कर उसी जगह पर नया कुछ हमने बनाया है, ऐसा नहीं है। तो हमने नया घर ही बनाया है। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि देखना है तो नए मकान जिस प्रकार से बनाया जाता है उसी प्रकार से इस शिक्षा नीति को देखना चाहिए। पुरानी शिक्षा नीति में कुछ बदलाव हमने किया और वो हमने नया मॉडल लाया है, इस प्रकार की यह शिक्षा नीति नहीं है। यह शिक्षा नीति पूर्णतः डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, M.K. श्रीधर जी, मंजुल भार्गव जी, बाद में मजहर आसिफ जी, ऐसे सारे देश के प्रमुख लोगों ने मिलकर इस पूरे शिक्षा नीति पर विचार किया है। लगातार 6 वर्ष इस पर कार्य किया गया है। और इतना ही नहीं तो ब्लॉक लेवल से लेकर 6.5 लाख लोगों के, 3.5 लाख लोगों के सुझाव भी इस पूरे शिक्षा नीति में सम्मिलित करने का प्रयास इस ड्राफ्ट कमेटी ने, सब लोगों ने मिलकर किया था। और उसका यह स्वरूप है कि आज भारत को अपनी, जिसको हम अपनी शिक्षा नीति कह सके, ऐसी भारत को अपनी शिक्षा नीति मिली है। विशेष रूप से जब मैं अपनी शिक्षा नीति की बात करता हूं तो इस बात पर गर्व जरूर हम सब लोगों को होना चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या जिस प्रकार की थी, भारत के नैसर्गिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज यहां पर थे, भारत के गौरवशाली पन्नों को यदि देखेंगे तो भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं था। फिर वो कालगणना की बात होगी, फिर खगोल शास्त्र की बात होगी, या वैद्यकीय सेवा होगी, या फिर वैदिक गणित की हम बात करेंगे, हर विषय में भारत कहीं ना कहीं विश्व में अपने आप को स्थापित करता था। लेकिन ऐसे सारे गौरवशाली पन्नों को इतिहास के साथ, इतिहास की इन पन्नों को शिक्षा के साथ जोड़ा ही नहीं गया, और जिसके कारण शायद आज की वर्तमान पीढ़ी, हम सब लोग, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में जिस प्रकार से पांडुलिपियों का निर्माण किया था, मनुस्क्रिप्ट्स का निर्माण किया था, इन पांडुलिपियों के द्वारा जिस प्रकार से पत्तों के ऊपर फूलों से रंग बनाकर, लकड़ियों से उसके पेन बनाकर जिस प्रकार से सारा लिखान किया गया है, लेकिन इस लेख को, इस लिखान कार्य को हम सब लोग आज भी नहीं पढ़ सकते हैं।
उस शब्दावली को नहीं पढ़ सकते, उस स्क्रिप्ट को, भाषा को नहीं पढ़ सकते, यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन शायद भारत आधारित शिक्षा पद्धति होती तो शायद आज तक हम उसको पढ़ लेते और उसके आधार पर हम विश्व में आगे बढ़ सकते थे। क्या सही में इन सारे चीजों को पढ़ना आवश्यक था कि नहीं था? तो भारत के विकास के लिए और भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बने, यह अपने आप को, भारत को यदि स्थापित करना है तो निश्चित रूप से इन पन्नों को, इन सारे गौरवशाली इतिहास को हम सब लोगों को जरूर समझना ही चाहिए। और इसीलिए यह जो शिक्षा नीति है, यह शिक्षा नीति भारत में केवल रोजगार देने वाली शिक्षा नीति छात्र युवाओं को नहीं रहेगी। तो यह शिक्षा नीति कहीं न कहीं छात्रों को भारत के बारे में, अपने स्वदेश के बारे में स्वाभिमान में निर्माण करने वाली शिक्षा नीति होगी। और इसलिए जिस समय स्वाभिमान की हम बात करते हैं तो आज जो आत्मनिर्भर और जिस प्रकार की सब बात चल रही है, तो आत्मनिर्भर होने के लिए हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्र आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, उस प्रकार से सर्वगुण उसमें आए, केवल किताबी ज्ञान नहीं तो प्रैक्टिकल व्यावहारिक ज्ञान भी उसको कैसे मिल सकता है, इन सारे विषयों को लेकर समग्रता से विचार यदि कहीं किया गया है तो इस शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बातों पर पूरा विचार किया गया है। और इसीलिए थोड़ा सा यदि हम पीछे जाकर देखेंगे तो 1964 में कोठारी कमीशन का आयोजन किया गया और कोठारी कमीशन के द्वारा 1966 में 2 साल के बाद कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर शिक्षा में मौलिक बदलाव क्या आ सकते हैं, मूल्यों के आधार पर शिक्षा कैसे हो सकती है, इस पर कोठारी कमीशन में बहुत भर दिया गया था। और इसीलिए उसके बाद भी 1986 की बात करेंगे, उस समय शिक्षा में कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया गया। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी, उस समय भी शिक्षा में कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया गया। लेकिन समग्रता से प्राइमरी से लेकर रिसर्च तक इन सब विषयों में एक साथ बदलाव लाने के लिए कुछ प्रयास होना चाहिए। यह जो प्रयास थे, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने, भारत के केंद्र सरकार ने, शिक्षा मंत्री जी ने, सब लोगों ने मिलकर भारत को अपनी आधारित शिक्षा पद्धति दी है। और इसीलिए इस इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी को यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो आज तक हमारे भारत में शिक्षा में यदि 3 हिस्सों में हम बांटेंगे शिक्षा को, तो एक है स्कूल एजुकेशन, एक है, दूसरा है हायर एजुकेशन और तीसरा है रिसर्च एजुकेशन। इन 3 हिस्सों में यदि शिक्षा को हम अलग अलग हिस्सों में देखते हैं तो आज तक शिक्षा में बार बार परिवर्तन, बदलाव लाने का, सुधार करने का प्रयास जब लोगों ने किया, तब उसमें ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं प्राइमरी के बारे में ही सोचा गया, किसी समय केवल हायर एजुकेशन के बारे में सोचा गया और कभी कभी केवल रिसर्च के बारे में सोचा गया। लेकिन यह शिक्षा नीति ऐसी है कि जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर, मतलब हमारे देश में अब तक प्री प्राइमरी का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आज हम सब लोग मिलकर देखते हैं कि प्री प्राइमरी का कंसेप्ट भी इस नई शिक्षा नीति में लाया है, जो कि सबसे बेस्ट, जिसको कहेंगे कि हम, ये देश की शिक्षा का पाया है, देश की शिक्षा की नींव है, और जिसके आधार पर जो भी छात्र, जो भी युवा इस देश के निर्माण में काम करने वाला है, वो उसकी नींव यदि पक्की है तो निश्चित रूप से उसके आधार पर जो देश खड़ा होने वाला है वो भी मजबूत ही खड़ा होगा। और इसलिए प्री प्राइमरी के कंसेप्ट में आज जो आंगनवाड़ी चल रहे हैं, इन आंगनवाड़ियों को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास इसमें किया गया है। और इसके द्वारा जो आंगनवाड़ी वर्कर आज है उनको भी प्रशिक्षित करना, उनको भी ट्रेनिंग देना, इसके लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, ऐसे 2 प्रकार के कोर्सेज भी आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज के लिए लाने का प्रयास इसमें किया गया है। प्री प्राइमरी में 3 साल से लेके 5 साल में 3, 4, 5 इन 3 आयु के छात्र जो बच्चे होते हैं, जिनका 85% ब्रेन ये उस समय डेवलप हो जाता है, ऐसे सारे छोटे बच्चों को संख्या का ज्ञान, नंबर्स का ज्ञान और भाषा का, लेटर, स्क्रिप्ट्स, इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए 2 विशेष भर उस पर दिया गया है कि संख्या और भाषा, इस पर प्री प्राइमरी में उसी समय से, जिस समय ग्रास्पिंग पावर छोटे बच्चों का बहुत ज्यादा होता है, जल्दी कुछ बातें सीखते हैं, उसी समय पर इन बातों को सिखाने का प्रयास करने का है। इसमें जिस प्रकार से कविताएं हैं, छोटे बच्चों को कुछ
प्रैक्टिकल कुछ बातें सिखाने हैं, खेल खेल के द्वारा भी कुछ बातें सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्री प्राइमरी के द्वारा एक शिक्षा के नींव को मजबूत करने का प्रयास इस पूरे कंसेप्ट में है। इसके बाद मातृभाषा में शिक्षा, और मातृभाषा में शिक्षा में 5, 6, 7 इस पूरे वर्ष में 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों सालों में मातृभाषा में शिक्षा छात्रों को मिलनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए। और इसीलिए स्थानिक भाषा या स्टेट लैंग्वेज या जो हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है, 3 में से कोई भी एक बोली भाषा होगी, लेकिन स्थानिक भाषा में छात्रों को, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। और इसलिए त्रिभाषा का एक कंसेप्ट यह भी इसमें बहुत अच्छा है। इसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स की विशेष रूप से बात हुई है। जिस स्कूल कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे, जिसके तहत IIT के बाजू में या नेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी है, उसके बाजू में यदि प्राइमरी स्कूल चल रहा है, हाई सेकेंडरी चल रही है, या फिर हाई स्कूल वहां पर कोई चलता है, फिर वो गवर्नमेंट का स्कूल होगा। लेकिन आज हम सब लोग देखते हैं कि उस हाई सेकेंडरी में हाई स्कूल को IIT या नेशनल इंस्टीट्यूट्स का कोई भी उपयोग नहीं होता था। और इसीलिए क्या नेशनल इंस्टीट्यूट होंगे या फिर वहां के कोई प्राइवेट कॉलेज होंगे, बड़े यूनिवर्सिटीज होगी, इन सारे प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर गवर्नमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सारे चीजों के रिसोर्सेस क्या प्राइमरी स्कूल के लिए या हाई स्कूल के लिए, हाई सेकेंडरी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं क्या? तो इसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट है, जिसमें एक सीमित दायरे के अंदर जितने भी शिक्षा संस्थान होंगे वह आपस में इन सारे रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। इन्होंने आपस में रिसोर्सेस बांटना है। जैसे लाइब्रेरी होगी, लैब होंगे, या फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड होंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होगी, टीचिंग फैसिलिटीज होगी। इन सारे विषयों को एक साथ मिलकर लोग आपस में बांट सकते हैं, बांटना चाहिए। यह एक शिक्षा नीति में स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक कंसेप्ट दिया है। इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो 6वीं कक्षा के बाद, 6th क्लास के बाद ही छात्रों को स्किल एजुकेशन देने की बात की गई है। जो शायद हमारे स्कूलों में पहले बार जब हम पढ़ते थे उस समय केवल एक हफ्ते में एक दिन एक चैप्टर होता था, एक सब्जेक्ट होता था जिसमें आपको कोई ना कोई एक स्किल सिखाया जाता था। और उस एक पीरियड में हफ्ते में एक बार कोई ना कोई एक स्किल सीखना है। लेकिन आज छात्रों को कंटिन्यू एक कोई स्किल वो पूरे साल भर पढ़ सकते हैं। और इसलिए 6वीं कक्षा के बाद ही कोई स्किल सीखने का प्रावधान भी छात्रों को मिल रहा है। अब इस स्किल में जो स्थानिक संसाधन अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने गांवों के पास होंगे, जिसकी आवश्यकता होगी, उसके आधार पर स्किल छात्रों को दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी एक क्षेत्र में, जैसे उत्तरांचल की हम बात करेंगे तो वहां पर टिहरी डैम है, या फिर ऐसे कोई बड़े रिसोर्सेस होते हैं, वहां पर जिस प्रकार के स्किल की आवश्यकता होती है वहां पर वो स्किल उन स्कूलों में सिखाया जाएगा। और इसलिए रोजगार के साधन भी, अवसर भी तुरंत मिलने वाले छात्रों को है। जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, तो ध्यान में आता है कि शिक्षा क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में जो बड़ा बदलाव आना चाहिए था, वो हायर एजुकेशन में भी बहुत बड़ी मात्रा में इस पूरे शिक्षा नीति में बदलाव आया है। यह शिक्षा नीति एक ढंग से स्टूडेंट फ्रेंडली, मतलब छात्रों के हित के लिए यह शिक्षा नीति बनाई गई है। जब आप शिक्षा नीति को पढ़ेंगे या शिक्षा नीति को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यह शिक्षा नीति कैसे छात्र हितों की बात करती है। जैसे उदाहरण के लिए मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, यह एक शिक्षा नीति का विशेष प्रावधान है जो हायर एजुकेशन के लिए है, जिसके तहत हम सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल 3 साल के बीच में हर कोई छात्र पूरी 3 साल डिग्री कर नहीं पाता है। कुछ कारणवश उसको डिग्री छोड़नी पड़ती है, फिर वो घर की समस्या होगी, या फिर आर्थिक कारण होगा, या फिर अलग अलग कारणों से छोड़नी पड़ती है। लेकिन ऐसे छात्र जो शायद किसी समस्या के कारण एक वर्ष पूरा करने के बाद दूसरा वर्ष पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सेकंड ईयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे छात्रों को अभी डरने की जरूरत नहीं है। उनका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। और इसीलिए जब 1 साल आपका पूरा हो जाएगा, अभी ये जो डिग्री है, पहले 3 इयर्स प्रोग्राम था डिग्री का हमारे यहाँ, अभी 4 ईयर डिग्री होगा। और इस 4 ईयर डिग्री के बाद आपको पीजी करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की आपको जरूरत नहीं है। और इसलिए 4 साल की डिग्री में जो छात्र फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल पूरा करेगा,
ऐसे छात्रों को सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 ईयर सर्टिफिकेट। जो छात्र 2 साल पूरे करेंगे ऐसे छात्रों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब 2 ईयर डिप्लोमा। जो छात्र 3 साल पूरे करेंगे उनको डिग्री मिलेगी, और जो छात्र 4 साल पूरे करेंगे, 4 साल की डिग्री पूरी करेगा, उनके लिए बैचलर विथ रिसर्च ये उनको डिग्री मिलेगी। तो एक ढंग से आप किसी भी स्टेज में शिक्षा को छोड़ सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, तो 2 साल के बाद फिर से यदि आपकी आर्थिक संपन्नता बन गई या फिर से आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप उसको एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा मिलने के बाद फिर से आप 3 साल और 4 साल के लिए फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। सो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यह प्रावधान शायद सब लोगों को बहुत अच्छा मिला था। हम लोगों के लिए यह प्रावधान शायद नहीं था, लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी के लिए यह प्रावधान मिले हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो शिक्षा में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आउट का परसेंटेज था कि बहुत सारे छात्र शिक्षा बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, लेकिन अभी छात्रों को पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ेगी। अभी कंटिन्यू छात्र कहीं भी 1 साल 2 साल के गैप के बाद फिर से एफिडेविट